नमस्कार। संविधान निर्माताओं ने मूल संविधान में आरक्षण की कोई विस्तृत परिभाषा नहीं दी, बल्कि इसे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जिन्हें बहुत पिछड़ा पाया, यानी उन्होंने एससी और एसटी समाज, उन्होंने जब भारत देश के जनता के बीच में समाजों का जब वर्गीकरण किया तो एक ऐसा बहुत बड़ा समाज वो पाए जो वास्तव में बहुत ज्यादा पिछड़ा था, बहुत ज्यादा शोषित था, पीड़ित था और वंचित था। स्वाभाविक सा है कि भारत को जब छोड़ करके अंग्रेज गए अपने 200 साल के क्रूर शासन से, तो भारत को जितना वो लूट खसोट सकते थे, जितना उसका खून पी सकते थे, पी कर गए। तो भारत तो वैसे भी आजादी के बाद एक लुटा पिटा देश था, एक नंगा भूखा देश था। अगर आप आजादी के समय के 20 साल बाद का भी अगर आप थोड़ा इतिहास देखेंगे गांवों के, तो आपको ध्यान में आता है कि भारत के गांव में 2 वक्त की रोटी भी ठीक से अच्छे अच्छे घरों को नसीब नहीं होता था, जिन्हें सामाजिक रूप से बहुत प्रतिष्ठा वाला माना जाता था। तो भारत में तो गरीबी इस स्तर की थी। तो जब जो देश ऐसा हो जिसे ठीक से खाना भी नसीब नहीं हो रहा होगा, आप समझ सकते हैं उसका सामाजिक ताना बाना कितना अच्छा होगा। लेकिन भारत का जो यह दृश्य था, जब संविधान निर्माताओं ने देखा तो उनको ध्यान में आया कि जो विशेष रूप से ऐसा वर्ग है जिसको एससी एसटी समाज के रूप में उन्होंने विवेक किया, उनको उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में अधिकार दिया। और राजनीतिक क्षेत्र में अधिकार उन्होंने अनुच्छेद 330 और 332 में दिया कि ऐसे जो लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको राजनीतिक क्षेत्र में उनको दिया। वो भी मात्र 10 साल के लिए दिया। किसके लिए? राजनीतिक क्षेत्र वालों के दिया। क्योंकि जो लोग यह कहते हैं कि संविधान में आरक्षण मात्र 10 साल के लिए था, उन्हें यह बात ध्यान रखना चाहिए, वह राजनीतिक क्षेत्र में जो आरक्षण था उसकी समय सीमा 10 साल की गई थी 1960 तक के लिए। तो मित्रों, अब यह भी बात ध्यान में आ गई होगी कि जो राजनीतिक क्षेत्र में 10 साल के लिए जो समय सीमा आधारित की गई थी, उसको तो कोई माना नहीं, वो अनवरत जारी है, लगातार जारी है। बस यहीं से क्राइम हमारे नेताओं ने हमारे देश के साथ करना शुरू किया। ठीक है, क्यों? क्योंकि भारत को अंग्रेजों ने सिखा ही दिया था कि अगर राज करना है तो बांटना पड़ेगा आपको। डिवाइड एंड रूल की एक पॉलिसी, एक मंत्र दिया, जिसको वो आज तक लोग लागू करते हैं, चलाते हैं। और ये हुआ। और आरक्षण जिन्हें वास्तव मिलना चाहिए था, उन्हें कितना मिला, कितना नहीं मिला, इसकी विवेचना, व्याख्या आज तक संसद में ठीक से नहीं हो पाई। बाद में जब देश आगे बढ़ा तो मोरारजी देसाई की एक सरकार आई, जो आपातकाल के बाद आई थी। उसने सामाजिक न्याय के लिए जो बहुत संघर्षरत हो रहे थे, जो बहुत आंदोलनरत हो रहे थे, ऐसे बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मंडल कमीशन गठन किया। मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी और कमीशन ने रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि भारत देश में ऐसे 50% के आसपास ऐसे बहुत बड़ा हिस्सा है जो वास्तव में सामाजिक रूप से पिछड़ा है, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है। क्योंकि संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था दी गई थी वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से दी गई थी। उस समय तो लागू नहीं किया गया। बाद में जब देश राजनीतिक रूप से बहुत अस्थिर था, सरकारें 6 महीना, साल भर के लिए भी ठीक से नहीं बन पा रही थी, ऐसे ही एक अवसर जब देश में आया, उसमें प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे और उन्होंने आनन फानन में जो मंडल कमीशन थी उसकी सिफारिश को लागू कर दिया। लागू किया तो बाद में 1990 में भी उससे बड़ा आंदोलन हुआ। और क्योंकि आरक्षण के दायरे में ओबीसी वर्ग, एक नया वर्ग आ गया था, जिसको संविधान में आरक्षण के किसी भी उपबंध में नहीं रखा गया था। यहां तक कि संविधान निर्माताओं ने राज्यों को यह जरूर अधिकार दिया था कि आप समय समय पर जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, ऐसा जिसको आपको पाते हैं, आप अपने विवेक के अनुसार उनको अधिकार दे सकते हैं, आरक्षण के दायरे में ला सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि राजनेताओं को, सरकारों के विवेक पर संविधान निर्माताओं ने छोड़ा था। और हम जानते हैं कि हमारे देश के राजनेताओं का विवेक कैसा है। वो तो बहुत ही गिरा हुआ है, या मैं कहूंगा विवेक नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। वो तो जितना गिरा हुआ है उससे भी ज्यादा बिका हुआ है। तो उन्होंने भी वही काम किया, अपने विवेक को गिरा करके, अपने आप को बेच करके देश की जितनी भी दुर्गति कर सकते थे उन्होंने आरक्षण के नाम पे किया। और यह हुआ, आरक्षण के नाम पर जातिवाद का घोल देश के अंदर बनाया गया, जो एक जहरीला घोल हुआ। और जितना भी जहर समाज के अंदर भर सकते थे उन्होंने भरा। वास्तव में मित्रों,
आरक्षण की व्यवस्था संविधान निर्माताओं ने जब किया, उन्होंने सामाजिक रूप से उसका चिंतन किया, होना भी चाहिए था और ये देश की स्थिति भी थी। जो एससी एसटी वर्ग उन्होंने रखा था वास्तव में बहुत ज्यादा पिछड़े थे और उनको ध्यान में था कि समाज के अंदर एक ऐसा वर्ग है जो योजनाओं का और अपने दम पर, अपने बुद्धि, अपने मेधा के बल पर, अपने सामाजिक प्रतिष्ठा के बल पर वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन जिनको वास्तव में सामाजिक रूप से जो बहुत पिछड़े थे, जो आर्थिक रूप से बहुत विपन्न थे, जो बुद्धि में भी बहुत तेज नहीं थे, वह कभी भी मुख्य धारा में नहीं आ पाएंगे। यहां पर एकात्म मानववाद के प्रणेता दीनदयाल उपाध्याय की जो विचार है वो बहुत प्रासंगिक होता है, जो कहते हैं कि समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसके हाथ बढ़ा करके जो बड़े लोग हैं, जो शक्तिशाली लोग हैं, उनको आगे लाइए। स्वाभाविक सा है, एक मां के 4 पुत्र होंगे, अगर किसी बेटा बहुत अमीर है और कोई बेटा गरीब है तो मां की जो चिंता होगी वो अपने गरीब बेटे की होगी। लेकिन जो भाई है, जो अमीर है, उसका कर्तव्य बनता है कि अपने गरीब भाई को अपने हाथ बढ़ाकर आगे लाए। लेकिन ऐसा कहां होता है। और मित्रों, वास्तव में सामाजिक रूप से जिन्हें हम पिछड़ा, शोषित, पीड़ित, वंचित पाते हैं, उसके मूल में जाएंगे तो आप क्या पाएंगे? आर्थिक विपन्नता, आर्थिक गरीबी। गरीबी एक ऐसा अभिशाप, एक ऐसा पाप है जो व्यक्ति को बर्बाद ही नहीं, दोयम दर्जे का व्यक्ति बना देता है। तो वास्तव में सामाजिक रूप से वही पिछड़ता है जो गरीब होता है। इस नाते सरकारों का एक कर्तव्य बनता था, राजनेताओं का एक कर्तव्य बनता था कि आरक्षण का पैमाना गरीबी को रखते सामाजिक रखा, क्योंकि यह भी ध्यान रखना चाहिए था जो अमीर होगा वह अपने सामाजिक प्रतिष्ठा का सामान खरीद लेगा। लेकिन ऐसा विचार लोग नहीं कर पाए और आज देश इस मुहाने पर खड़ा है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं वो भी आज भी दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित हैं। हमने इस देश के अंदर ऐसे जजों को देखा, ऐसे चीफ जस्टिस को भी देखा जिसके पिता राज्यपाल रहे, विधायक रहे, वह स्वयं कई दशकों से जज रहा और यहां तक कि भारत का चीफ जस्टिस हुआ, लेकिन उसने भी क्या कहा कि मैं तो शोषित, पीड़ित, दलित हूं। आप समझ सकते हैं कि जो पीढ़ी दर पीड़ित आईएएस जिनके घर में होते हैं वह भी अपने आप को दलित बताता है। पिछड़ों का एक ऐसा वर्ग समूह है जो अपने आप को पिछड़ा बताता है, लेकिन जब आप उसको देखते हैं तो आपको लगता है करीब ये तो एक गाड़ियों के लश्कर के साथ, बहुत बाहुबली के साथ, बहुत धन के साथ, बहुत प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीता है एक, और वह अपने आप को पिछड़ा घोषित करता। क्यों? क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स है देश के अंदर। एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स को जो जाति के आधार पर खड़ा किया गया, उसमें आरक्षण ने आग में जैसे घी डालने का काम होता वैसा किया। और आज जब जनजी आंदोलित हो रहा है, शिक्षा पर बात कर रहा है, तो मित्रों जो सामाजिक शैक्षणिक की चिंता करते थे, वास्तव में संविधान निर्माताओं में कोई दोष नहीं था। वो बहुत ईमानदार लोग थे, वो देश के लिए सच्चा सोचते थे, लेकिन उनको यह विश्वास नहीं था जो आगे लोग आएंगे राजनेता वो बहुत धूर्त होंगे, बहुत कपटी, मक्कार, काइयां और बेशरम टाइप के लोग होंगे, जिनको हम आज देखते हैं, लंबे समय से देखते आए हैं। तो आप कल्पना करिए कि आरक्षण कैसे लागू किया गया। और आज अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या आरक्षण क्या आप चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि निश्चित रूप से जो गरीब है, जो शोषित पीड़ित है, उसको जरूर आरक्षण दिया जाए। लेकिन जो अमीर है, जो पीड़ित पीड़ित है, वो किस बात का आरक्षण? और जाति के नाम पर आरक्षण आप देना बंद करिए। सबसे बड़ा कोड़ भारत का है जाति के नाम पर आरक्षण देना। यही देश को बांटता है, यही देश को बर्बाद करता है। जिस दिन इस देश के अंदर जाति के आधार को समाप्त किया जाएगा, उसी दिन यह देश बहुत शक्तिशाली होकर उठेगा। विश्वास मानिए, आप एक बार करके तो देखिए, शायद मात्र 10 साल के लिए ही करके देखिए, लेकिन देखिए कि अगर आप यह जाति के आधार से हटा करके गरीबी को अगर पैमाना मान करके देना शुरू करेंगे तो आपको होनहार छात्र भी मिलेंगे और यह समाज भी ईमानदार होगा। क्योंकि समाज आज के समय में ईमानदार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको कई कई दशकों से जहर डाल डाल करके इसको जहरीला बनाया गया है। इसके लिए दोषी भारत के नेता है। तो जेनजीओ से मेरा अपील है कि आप वर्तमान आरक्षण के व्यवस्था के खिलाफ खड़े होइए। 1990 के 92 में जब इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ जब केस दायर हुआ इसी आरक्षण, ओबीसी आरक्षण के खिलाफ, तो 9 जजों की बेंच सुप्रीम कोर्ट में बैठी और अपने निर्णय में 6-3 के विभाजन के साथ जजों ने जो निर्णय दिया, उसमें जजों ने ओबीसी को, जो सामाजिक रूप से जो पिछड़े थे, जिनको संविधान पहले से देता था, जो राज्य के विवेक के ऊपर है, वो जिसको मानती है कि समाज पिछड़े उनको दे, लेकिन उन्होंने एक उसमें बंद किया कि इसको पीढ़ी दर पीढ़ी न दिया जाए और क्रीमी लेयर का ध्यान दिया जाए। उस समय से इसका विचार किया जाए कि जो आरक्षण के दायरे में अब नहीं आते उनको हटाना चाहिए। लेकिन कहां हुआ? वो तो नहीं हुआ। वही लोग कब्जा कर लेके बैठ गए।
तो वर्तमान आरक्षण व्यवस्था को तत्काल रूप से खत्म करना चाहिए। देश के नासूर है और जातिवादी राजनीति का सबसे बड़ा कोड है। आरक्षण की व्यवस्था ठीक से किया जाए और संसद सत्र में एक श्वेत पत्र लाया जाए कि वास्तव में जिन्हें आरक्षण इतने वर्षों से 50 साल से दिया जा रहा है उसमें कौन कौन सा वर्ग लाभान्वित हो चुका है और कौन सा नया वर्ग खड़ा हुआ है, यह भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो मित्रों, आरक्षण पर हमें खुलकर बात करना पड़ेगा, ईमानदारी से बात करना पड़ेगा और शायद यह काम जेनजी बहुत अच्छे से करेगा, क्योंकि आज के समय में अगर कोई कहता है सामाजिक रूप से भेद है तो मैं नहीं मानता हूं। वास्तव में भेद सदा सदैव से जो रहा है वह गरीबी का रहा है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, ठीक है, कोई अंबानी की जात नहीं पूछने जा रहा है, यह बात ध्यान रखिए। तो मित्रों, देश के लिए वर्तमान आरक्षण व्यवस्था का साथ तो नहीं दिया जा सकता है, लेकिन गरीबों का साथ देना पड़ेगा, जो वास्तव में पिछड़े हैं उनका साथ देना पड़ेगा। और आज के डेट में सभी वर्ग, सभी जाति वर्ग के लोग गरीबी की रेखा के नीचे बहुत से लोग पाए जाते हैं, जिसकी चिंता करना देश, सरकार, समाज की जिम्मेदारी बनती है। जय हिंद।